तो आज सुबह की बड़ी खबर मुंबई से, क्योंकि मुंबई में सुबह हुई मूसलाधार बारिश से दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश का असर आपको हम इन अलग अलग तस्वीरों में दिखाएंगे कि कैसे मुंबई की सड़कों के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी हालात बेहद खराब रहे। मुंबई के साकिनाका पुलिस परिसर में सुबह 8 बजे के करीब घुटनों तक पानी जमा हो गया। यहां हालात ऐसे बन गए कि रेलवे ट्रैक्स पर भी पानी दिखाई दिया और कुछ रूट की लोकल पर ब्रेक भी लगाना पड़ा। बारिश की चेतावनी कई इलाकों के लिए जारी की गई और दोपहर बाद समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट है। 4 मीटर तक ऊंची लहरें इस दौरान उठ सकती हैं। तो मुंबई पर संकट के ये बादल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जो बरसात शुरू हुई है उसका असर सड़क पर यातायात से लेकर रेलवे ट्रैक्स पर पड़ा है और समंदर में भी हाई टाइड आने की आशंका है। तो मुंबई के ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इससे अलग आज का दिन कितना मुश्किल भरा मुंबई वासियों के लिए रह सकता है उस पर कुछ डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है। देखिए, सुबह से ही क्योंकि बरसात हो रही है, मॉनसून के इस वक्त में मुंबई वासियों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, लेकिन ये उनके जीवन का एक हिस्सा भी बन गया है, क्योंकि हर साल इस तरह से बरसात जब होती है उस दौरान जो कमियां दिखाई देती हैं जमीन पर वो अलग, लेकिन मुंबई वासी भी कहीं ना कहीं इन सब मुश्किलों के बीच आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन लोकल ट्रेन पर जो इस वक्त परेशानी दिखाई दे रही है, ट्रैक्स पर पानी भरने की वजह से कई ऐसी लोकल्स हैं जिनके रूट को फिलहाल कैंसिल भी किया गया है। मुंबई शहर की लाइफलाइन इसे माना जाता है, लेकिन आज की बारिश ने ही कई इलाकों में पटरियों को मानो पानी से गायब कर दिया। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, ट्रेन को जहां तहां रोकना पड़ा है। लेकिन कुर्ला, सायन, यहां पर बस रूट भी बदले गए हैं और ऐसे में मुंबई वासी जरूर खबर देखकर निकलें और ऐसे में जो उनका रूट है उसे प्लान करके निकले ताकि आगे दिक्कत ना हो। हिंद माता, दादर, कुर्ला, तमाम वो इलाके जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे, अंधेरी सबवे ये पानी में डूबे हैं। इस तरह की जानकारी अभी हमें मुंबई से मिल रही है और ऐसे में मुसाफिरों को ट्रेन से उतरकर पानी में आगे पैदल चलकर पूरा सफर पार करना पड़ रहा है और आपको अलग अलग तस्वीरें भी अपने रिपोर्टर्स के जरिए उनकी रिपोर्ट में हम आगे दिखाएंगे। लेकिन कौन कौन से इलाके हैं? वडाला में 4 रास्ते बंद हैं, गांधी मार्केट, सायन, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे, तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और रूट में भी कई जगह पर डाइवर्जन किए गए हैं। तो इसीलिए आज जब आप अपना दिन प्लान कर रहे हैं तो पहले ही एडवांस में खबर देखकर निकले, अपने शहर का, अपने इलाके का अलर्ट देखकर निकले ताकि आपके आगे आने वाले दिन में आपको कोई परेशानी ना हो। आइए अब ट्रेन की भी देखिए बात कर लेते हैं। कुर्ला विद्या विहार 25 मिनट लेट चल रही है ट्रेन, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बारिश ने कैसे लोकल को भी प्रभावित किया। ट्रेन क्योंकि ट्रैक्स डूबे हैं तो उसका असर हार्बर लाइन पर 20 से 25 मिनट की देरी जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। इस तरह के इनपुट्स अभी हमें मुंबई से मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल स्थिति अभी दिखाई दे रही है। इसके अलावा ट्रांस हार्बर लाइन हालांकि सामान्य है, नॉर्मल जिस प्लान से आगे बढ़ती है ट्रेन वही अभी वहां पर जारी है। तो ये ओवरऑल स्थिति आपको हमने मुंबई की बताई, लेकिन शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे भी बारिश की मार झेल रहा है, जहां तहां पानी भरने से ट्रैफिक पर असर है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है और तस्वीरें देखिए अपने आप में स्थिति बयां करने के लिए काफी है। अपने अपने काम के लिए लोग घरों से निकले हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि मानो पूरा एक तालाब यहाँ पर मौजूद हो, या रेलवे ट्रैक्स भी देखिए पूरा आपको पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और मजबूरी में लोग उन्हीं के आसपास से निकलने को, गुजरने को मजबूर हैं। कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं अपने तय समय के मुताबिक और कई जगह पर रूट को सुबह के लिए बंद भी किया गया है। इस वक्त सांता क्रूज में सौरभ वक्तानिया मौजूद है। गांधी मार्केट से पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पहले आपका रुख करते हुए, आज सुबह मुंबई वासियों ने जो हालात अभी सड़कों पर देखे हैं, क्या लग रहा है अभी आगे आने वाले दिन में ये मुश्किलें और बढ़ेंगी? किस तरह की तस्वीर आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 घंटे मुंबई के लिए, थाने के लिए, पालघर और आसपास नवी मुंबई इन इलाकों के लिए खतरनाक है। मुंबई वासियों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अगले 2 से 3 घंटे में बारिश ज़्यादा हो सकती है। अब जो सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई उसका नतीजा ये हुआ है कि कई लो लाइंग एरियाज में पानी भर गया है।
इस वक्त मैं गांधी मार्केट में मौजूद हूं। यहां भी आप देखिए, हालांकि यहां पर बीएमसी ने अपना पंप लगाया हुआ है, बावजूद इसके पानी की जो निकासी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले आधे घंटे से बारिश नहीं हो रही है और ये अच्छी खबर है मुंबई वासियों के लिए। अगर अगले 2-3 घंटे बारिश नहीं होती है तो फिर तो ये पानी रिसीड हो जाएगा, लेकिन अगर पानी नहीं निकलता तो फिर मुंबई वासियों के लिए दिन भर मुसीबत होने वाली है। दूसरी तरफ मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक बस बंद पड़ी हुई है, दूसरी तरफ वहां पर एक टेम्पो है जो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त अच्छी खबर बस इतनी ही है कि आधे घंटे से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तमाम जितने मुंबई के लो लाइन एरियाज हैं, अब चाहे वो सायन है, माटुंगा है, गांधी मार्केट का एरिया है, चेंबूर है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई है। वाटर लॉगिंग इस कदर है कि कई हाउसिंग सोसाइटीज में तक पानी चला गया है। 4:28 पर यह बताया गया है कि 4.08 मीटर की हाई टाइड है और अगर उस वक्त भी तेज बारिश होती है तब तो यकीनन मुंबई वासियों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ेंगी। 5 दिन पहले तक ऑरेंज अलर्ट बताया गया था, हालांकि उन दिनों तो उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी जैसा मौसम विभाग ने कहा था, लेकिन आज अचानक देर रात से ही तेज बारिश हुई। सुबह सवेरे तो मूसलाधार बारिश हुई, न सिर्फ सिटी में बल्कि सबर्बन इलाकों में भी, और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम जितने लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई है। ये गांधी मार्केट एरिया है, माटुंगा और सायन का इंटरसेक्शन पॉइंट इसे कह लीजिए। अब यहाँ कितनी स्थिति खराब है आप खुद देख सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बीएमसी ने अपना बड़ा पंप भी लगाया हुआ है पानी की निकासी के लिए, लेकिन इस वक्त वो ज्यादा कुछ फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी मैंने देखा था कि किस तरीके से बहुत ज्यादा ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है। अब क्योंकि सड़कों पर बहुत ज्यादा जल जमाव है, इसलिए हाईवे पे सड़कों पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग आपको दिखाएं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से धीरे धीरे रेंगता हुआ ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है और अमूमन यही स्थिति मुंबई के कई इलाकों में देखी जा सकती है। अब 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, शाम की हाई टाइड 4:28 पर 4.08 मीटर की, उस वक्त बारिश होगी तो मुंबई वासियों को मुसीबत होगी। और अगले 2-3 घंटे की जो चेतावनी दी है मौसम विभाग ने कि तेज बारिश हो सकती है, और ऐसा होगा तो फिर मुसीबत जो है वो बनी रहेगी। बिल्कुल पंकज, आप मुसीबतों का जिक्र यहाँ कर रहे हैं मुंबई वासियों के लिए, और टेलीविजन पर भी जो स्क्रीन हम जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ट्रैक नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसी तस्वीर है। और बड़ी संख्या में देखिए लोग इस इंतजार में हैं कि आप घरों से निकले हैं तो अपने अपने काम पर पहुंचे हैं जहां जहां के लिए उन्हें जाना है, लेकिन देखिए मजबूरी में किस तरह से इसी पानी के बीच से ये महिलाएं भी आपको गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि मुंबई वासी हर साल अपने आप को मानसून के इस मौसम के लिए तैयार करते हैं, उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जीवन शैली का हिस्सा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की मुश्किलों से कोई दो चार नहीं होना चाहता। लेकिन फिर भी आप देखिए, इसीलिए मुंबई के लिए कहा भी जाता है चलती का नाम जिंदगी, चलती का नाम मुंबई, और उन्हीं हालातों में मुंबई वासी अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सौरभ वक्तानिया इस वक्त सांता क्रूज में मौजूद हैं। सौरभ, कुछ तस्वीरें जो हमने मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखी अभी, देखिए ऐसा लगता है कि हर मानसून के मौसम में हालात यही बनते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मुंबई वासी इस मुश्किल के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों आखिर उन्हें इस मुश्किल से गुजरना पड़े और क्यों व्यवस्था थोड़ी और दुरुस्त ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे जितने मानसून अब तक मैंने तो देखे हैं, ऐसा एक मानसून नहीं कि जब वहां पे पानी ना भरता हो और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए बारिश सबको चाहिए, क्योंकि अगर जो बारिश नहीं होगी तो तालाब नहीं भरेंगे और मुंबईकरों को पानी नहीं मिलेगा, तो बारिश तो बेहद ही जरूरत है। लेकिन जो सरकार और प्रशासन है वो कुछ कड़े कदम उठाते क्यों नहीं है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें मीनाक्षी, ये मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और ये जो है पूरे सबब को सिटी से जोड़ता है। हालात आप देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से चक्का जाम लगा हुआ है। सड़कों के दोनों तरफ इतनी भारी संख्या में यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, देखिए कि गाड़ियों का हिलना बेहद ही मुश्किल है। लोग सर्विस रोड पर जा रहे हैं, लेकिन सर्विस रोड के हालात कुछ अलग नहीं है। सर्विस रोड पर भी देखिए पूरी तरीके से गाड़ियां भरी पड़ी है, ट्रैफिक जाम है। मैंने कुछ अस्पतालों में और वैक्सीनेशन सेंटर पे बात की मीनाक्षी, उनका ये कहना है कि अभी तक वहां पर स्टाफ पहुंच ही नहीं पाया है। मैं मेरा उदाहरण दे दूं, मैं अंधेरी से निकला था और अभी विलेपार्ले ही पहुंच चुका हूं, मतलब सिर्फ एक स्टेशन दूर। अंधेरी से विलेपार्ले पहुंचने में 1.25 घंटे का समय लग गया। तो आप समझिए मुंबईकरों के लिए कितना दिक्कत भरा आज का दिन होगा।
एक एक डेढ़ घंटे लोगों को सिर्फ अपनी गाड़ियों में और सड़कों पर बिताने पड़ रहे हैं। बीएसटी बसेस की अगर जो बात करूं तो बीएसटी बसेस में जो लोग खचाखच भरे हैं और उसमें उनको सफर करना पड़ रहा है, मजबूरी है एक तरह की, क्योंकि उनको अपने ऑफिस जाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं हो पाएगा। घंटों तक उनको बस में रहना पड़ेगा और सड़कों का जो हाल है वो आप देख ही पा रहे हैं। तो लगातार हमेशा हर टाइम सरकारें बदल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मुंबई करो की जो परिस्थिति है मॉनसून में वो सेम ही रहती है। ये एक बहुत अहम बात आपने सौरभ यहाँ कही कि कुछ भी बदल जाए लेकिन मुंबई वासियों की परिस्थितियां मानसून के सीजन में एक जैसी रहती हैं और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया है कि इस तरह के मुश्किल हालात से उन्हें हर मानसून में गुजरना ही है। कि भक्त भगवान शिव की कावड़ उठाएंगे या नहीं, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और यूपी सरकार को जवाब तलब किया। आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कावड़ यात्रा को लेकर अपना जवाब देगी। भोले को गंगा स्नान कराना है, कावड़ लेके जाना है। हर हर महादेव, बोल बोल और बम बम भोले का उद्घोष। लेकिन ये भक्ति की तरंगी और भोले के भक्तों की उमंग कोरोना के पहले की है। कोरोना ने ऐसी मार मचाई कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगानी पड़ गई। लेकिन भोले के भक्तों की भक्ति उफान मार रही है और यूपी की सरकार कांवड़ियों की आस्था के सामने तोरण द्वार सजा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया, क्योंकि आशंका ये है कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी तबाही मचा सकती है। इसीलिए कोर्ट ने सवाल कर दिया है। कोर्ट ने पूछा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीसरी लहर की जबरदस्त आशंका के मद्देनजर हम कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी सी भी ढिलाई या लापरवाही नहीं बरत सकते। दूसरी ओर लोग मनमानी पर आमादा हैं। कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के पीछे सरकार अपनी मंशा प्रकट करे। देखिए, सरकार का स्टैंड एक तो आपका है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा, आज ने सुप्रीम कोर्ट को जो भी उचित रिप्लाई होएगा, जवाब होगा, वो दिया जाएगा सम्मान के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों में कांवड़ को लेकर विरोधाभास है। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुके हैं। हमने जो है सभी की जान माल की सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हुए पहले ही जो है कांवड़ यात्रा को इस बार हमने नहीं किया है। तो हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा है। लेकिन यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को टालना नहीं चाहती और कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए इसे जारी रखने के पक्ष में है। सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीजों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ इसकी निगरानी भी करी जाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया तो विरोधियों को हमले का मौका मिल गया। विपक्ष कांवड़ यात्रा पर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सरकार से लोगों की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। राज्य के नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ये अनिवार्य करे कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य में और सुरक्षा में किसी तरह की भी चूक ना हो पाए। आदरणीय योगी जी, कोरोना राज्य देख करके, जिले देख करके या देश देख करके नहीं आ रहा है, ये वैश्विक समस्या है। पूरे देश में दूसरी लहर की भयावहता हम सारे उत्तर प्रदेश के वासियों ने महसूस की है। गंगा के किनारे जिस तरीके से शमशान कब्रिस्तान बन गए, अब आपसे उम्मीद है कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए गए स्वतः संज्ञान का भी ज्ञान लेंगे और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का काम किया है कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए या तीसरी लहर के मद्देनजर रखते हुए, उसका भी संज्ञान लेंगे। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कांवड़ यात्रा को टालने की मांग कर रहा है, ताकि भक्ति की ये यात्रा लोगों के स्वास्थ्य पर संकट न खड़ा कर दे। So we are leaving it to the decision of the government to take appropriate decision on that. But it is our duty to caution the government and appeal to the government that at this moment any mass gathering at any pretext is going to be a disastrous effect for our country. मामला धर्म और भक्ति से जुड़ा है
लिहाजा धर्मगुरु भी कांवड़ यात्रा के समर्थन में आ गए हैं और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर लगी पाबंदी को गलत बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार को भी मनन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि धार्मिक यात्रा देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से सैलानियों का अंबार लगा हुआ है, हर चीज खुल रहे हैं, तो उसी प्रकार से ये यात्रा भी होनी चाहिए। हाँ, ये है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करती है वो। आंकड़ों की माने तो साल 2019 में सावन महीने में 3.5 करोड़ के करीब कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के जवाब के बाद कांवड़ यात्रा की इजाजत मिलती है तो कांवड़ियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बड़ी जिम्मेदारी होगी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भगोड़ा हीरो कारोबारी मेहुल चौकसी जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ पहुंच गया है और घर पहुंचते ही उसने भारतीय एजेंसीज पर अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया। मेहुल चौकसी ने एक ऑडियो संदेश के जरिए खुद को बेगुनाह बताया। डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ पहुंच गया है। घर पहुंचने के बाद चौकसी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज तक को भेजे एक ऑडियो मैसेज में चौकसी ने अपहरण, टॉर्चर, हेल्थ कंडीशन और भारत वापसी जैसे उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो लंबे समय से सुर्खियों में हैं। I am back home, but this torture has left permanent scars on my psychology and physically, rather permanent scars on my soul. Many times spoken that due to my health I have not been able to travel, and please visit here if you want to interrogate me, or by Zoom or anything. I am always available. But this inhuman and brazen kidnapping was never expected by me. Though till now I have been seriously considering to return to prove my innocence in India, my medical condition is very bad and it has worsened like anything in the last over this 50 days of my kidnapping, and I'm extremely apprehensive of my safety in India. This was so inhuman, and it is, I don't know whether I will be able to come back in a normal mental or physical condition. डोमिनिका हाईकोर्ट ने सोमवार को मेहुल चौकसी की अपील को स्वीकार कर लिया था और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए एंटीगुआ जाने की इजाजत दे दी। देखना होगा कि मेहुल चौकसी का ये ताजा ऑडियो संदेश जांच को किस दिशा में ले जाता है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लाल पठार गांव में बड़ा हादसा हुआ है। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने पहुंची भीड़ भी कुएं में धंसने के बाद उसमें जा गिरी। अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13 लोग अब भी लापता हैं। एक बच्चे को बचाने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इस बीच कुएं पर लगा स्लैब टूट गया और उसमें 30 से ज्यादा लोग गिर गए। कुआं 30 फीट गहरा बताया जा रहा है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दलदली मिट्टी मुसीबत बढ़ा रही है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आ रही है। आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की। मध्य प्रदेश के विदिशा में बड़ा हादसा हुआ। पठार गांव में 30 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। 16 लोग कुएं से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है लाल पठार गांव में। ये पीछे की तस्वीर अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां बनी हुई हैं। जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से पहले स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस यहां पहुंचती और उसके बाद जो
मशीनरी है उसे यहाँ बुलाया जाता है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अब 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि दरअसल ये जो जगह है, जो जमीन है, ये बहुत ज्यादा एक जगह धंस रही है बार बार, और इसलिए एक समस्या सामने आ रही है कि जैसे ही गड्ढा खोदा जा रहा है तो ऊपर की जमीन जो है वो नीचे धंस रही है। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको। कल शाम 6 बजे कुएं में बच्चे के गिरने से चीख पुकार मच गई। बच्चे को निकालने के लिए भारी संख्या में गांव वाले कुएं पर जमा हो गए। काफी लोग स्लैब पर चढ़कर बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश करने लगे। तभी कुएं पर लगा स्लैब भर कर गिर गया और 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। एक साथ इतने लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। 120 किलोमीटर दूर भोपाल तक आवाज पहुंच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम विदिशा से रवाना हुई। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, अब भी जारी है। फिलहाल ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, कितने हैं ये भी अब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने अब तक आ रही है। लेकिन 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। कई ऐसे हैं 16 से ज्यादा लोग जिन्हें पहले निकाल लिया गया था। अभी भी अंदर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तो पुष्टि की है। अभी अंदाजा लग पा रहा है कितने लोग और फंसे हैं? कुछ कह नहीं सकते, लंबा बहुत चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से धंस रहा है। जमीन जो है वो बहुत ही ऐसी है कि जब बार बार धंस रही है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आ रही है। राहत के काम में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन के धसकने से गिर गया। 13 से ज्यादा जान आफत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोद ली हुई बेटियों की शादी के मौके पर विदिशा में ही थे। उन्होंने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना दिया। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रविशपाल सिंह, विदिशा, आज तक। पहले बच्चा कुएं में गिरा और फिर उसे बचाने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे वो भी स्लैब टूटने की वजह से कुएं में समा गए। 30 फीट गहरे कुएं में गिरते चले गए। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ नहीं करो, हम कह रहे कुआं खाली करो। मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? सब रात हो गई, ठंडी ना कुछ नहीं करो। सब रात से तो कछु भी कर डांट दे। पाताल में से तक घेर कर ले आते अबे तक तो। पुलिस देख में काले लगी अकेली। कुआं में बच्चा गिर गया, उसे निकालने की जगह कुआं पटाया जाता है क्या? समंदर नहीं है, समंदर में दिया कम से कम 15 जने एक कुआं के अंदर, 15-30 जने निकलेंगे आराम से। कुछ नहीं करो, हम कह रहे कुआं खाली करो। मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? सब रात हो गई, ठंडी ना कुछ नहीं करो। सब रात से तो कछु भी कर डांट दे। पाताल में से तक घेर कर ले आते अबे तक तो। पुलिस देख में काले लगी अकेली। कुआं में बच्चा गिर गया, उसे निकालने की जगह कुआं पटाया जाता है क्या? समंदर नहीं है, समंदर में दिया कम से कम 15 जने एक कुआं के अंदर, 15-30 जने निकलेंगे आराम से। मां के दुख की, परिवार के दुख की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन इस बीच विदिशा के एसपी खुद मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू को लेकर उन्होंने जानकारी दी। जिसे हम पूछते हैं, एक बिल्कुल अलग तस्वीर आमतौर पर हम देखते हैं, वर्दी बिल्कुल साफ सुथरी होती है, लेकिन आज पूरी तरीके से आप लोग खुद सने हुए हैं। लंबा ऑपरेशन, बहुत कठिन ऑपरेशन है। जी देखिए, चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। हाँ, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि
जो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एलीट टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख भी सकते हैं उनके पास इक्विपमेंट भी सारा कुछ है। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट हम दे रहे हैं उनको, और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज पुलिस ये है कि इनको एवेन्यू दिया जाए जिससे ये सबसे ज़्यादा रेस्क्यू इफेक्टिवली कर सकें, और इसके लिए हमने ज़रूरी कॉर्डन बनाया है जिससे रिलीफ ऑपरेशन में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई अवरोध ना आए। तो उसको मेंटेन करना हमारे लिए प्राथमिकता है और हम लगातार इसमें प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। अब तक कुल कितने शव बरामद हो गए हैं विनायक जी, और क्या अंदाजा लगाया जा रहा है फंसे और कितने हो सकते हैं? अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए। व्हाट वी डू नो इज दैट व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, पहले राउंड में कुछ लोग जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए थे और उनकी रिकवरी भी हॉस्पिटल में लगातार की जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो स्थिति में हो कि हम उनसे चर्चा करें तो फिर हम उनके स्टेटमेंट्स के आधार पे और अच्छा से असेस कर पाएँ कौन लोग शामिल थे। साथ ही हमारा डोर टू डोर सर्वे भी लगातार चल रहा है जिसमें कि हम आकलन लगाने की कोशिश करें कौन लोग हादसे में शामिल थे। एनडीआरएफ ऑल्सो पूरे टोपोग्राफी को असेस करके वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम वाइड स्कोप इसको रखें और किसी भी एस्पेक्ट को मिस ना करें। और इस वक्त हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह घटनास्थल पर मौजूद हैं। रवीश, आप लगातार देख रहे हैं वहां पर क्या स्थितियां बनी हैं, कोई अपडेट, कोई प्रोग्रेस क्या भी हो पाई है? कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहां पर? देखिए मीनाक्षी, रात 3 बजे से आज तक यहाँ मौजूद है और लगातार जो पल पल की जानकारी यहाँ से निकल रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, और अभी भी अगर आप देखें तो अब जैसे दिन निकला है तो अब थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ है। रात को थोड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि अंधेरा था, हालांकि कुछ लाइटें या फ्लड लाइट्स लगाई जरूर गई थी लेकिन वो नाकाफी थी और इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ऑपरेशन चल रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शव यहाँ पे थे उस वक्त उनके ऊपर क्योंकि पत्थर गिर गए थे तो उस वक्त निकालने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को। अगर आप सामने तस्वीरों में देखें तो अभी भी लगातार मशीनें जो हैं 12-14 घंटे से ऊपर का समय हो गया है लगातार बनी हुई हैं। 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या जो प्रशासन के सामने आ रही है वो ये कि गांव में उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करके ये तो पता कर लिया है कि कितने लोग मिसिंग हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनमें से कुछ नाम रिपीट हुए हैं, 2 से 3 बार आ गए हैं। कुछ ऐसे नाम उनमें निकल के सामने आए हैं जो लंबे समय से लापता है, यानी कल शाम से नहीं, वो कोई 1 साल से लापता है, कोई 2 साल से लापता है। तो अभी कितने लोग फिलहाल इस कुएं का ये जो मलबा है इस गड्ढे के अंदर है, ये फिलहाल एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो प्रशासन के पास नहीं है। अलबत्ता प्रशासन ये जरूर मान रहा है कि जिस बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले लोग इस कुएं में पहुंचे थे उस बच्चे का शव अभी बरामद नहीं हुआ है। 14 साल उसकी उम्र थी, क्योंकि अब उसकी जिंदा रहने की कोई संभावना है भी नहीं। वो शव अंदर ही होगा। जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब तक वो बच्चे का शव निकलेगा। बच्चे के आसपास कुछ शव हो सकते हैं, ये प्रशासन का साफ तौर पर कह रहा है, लेकिन कितने होंगे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये एक बड़ी समस्या प्रशासन के सामने आ रही है, क्योंकि कोई कह रहा है यहाँ पे 40 लोग मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, कोई 30 लोग बता रहा है, अलग अलग फिगर है। लेकिन अभी अगर आप पीछे देखें आप मेरे, तो आपको एक तस्वीर में दिखाऊं, देखिए ये अब ये पानी की पाइपलाइन है। ये पानी जो है सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि कुएं का पानी था और इस सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी के साथ कीचड़ जमा होता जा रहा था, क्योंकि मलबा जैसे जैसे निकलता जा रहा है वो पानी में मिलकर के कीचड़ बन रहा है, तो उससे भी शवों को निकालने में दिक्कत आ रही थी। तो ये एक पाइप बिछा करके फिलहाल यहाँ से पानी निकाला जा रहा है और उसके बाद फिर आगे खुदाई हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल लाइव ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो से। और साथ ही में क्योंकि जो प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो रात 3 बजे से यहाँ पे मौजूद है। हम लोग भी जब यहाँ पहुंचे थे वो यहाँ पे थे और रात को 10 बजे यहाँ पहुंच गए थे दुर्घटना के बाद। अब एग्जैक्ट फिगर यही बताएंगे, क्या अपडेट है ये हम सीधे सरकार से जान लेते हैं। क्या अब स्थितियां 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, 3 शव अभी तक हमें मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप जैसा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत धंसने वाली प्रवृत्ति की है, तो आप देख रहे हैं कि उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पर ऑपरेशन हमारा तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जो घायल है उनको 50,000 रुपए, और पूरे जो भी घायल है उनका इलाज सरकार की ओर से होगा। अभी माननीय राज्यपाल जी ने भी दूरभाष पर मेरे से बातचीत की और इस पूरे मामले की जानकारी ली। ये कैसे पता चलेगा कि आखिरकार कितने लोग अभी तक इसके अंदर फंसे, क्योंकि ये पता नहीं चला। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही संख्या सही सामने आएगी। कितना और चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको क्या लगता है? देखिए, हम नीचे तक, सतह तक, नीचे तक पहुंचेंगे, जब तक हम चलाएंगे इसको पूरा।
फिर भी एक अंदाजन 5 लोग 10 लोग या और ज्यादा हो सकते? नहीं, देखिए ऐसा अंदाज लगा के बात नहीं की जा सकती, ऑपरेशन के बाद ही बता पाएंगे। 3 शव बरामद हुए अभी तक 3। तो आप किसी के जिंदा रहने की संभावना आपको अब लगती है? हमने 19 लोगों को सुरक्षित। अब अगर कोई होता है, अब देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमने 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और वो हॉस्पिटल में एकदम सुरक्षित है। बुरा हाल है। क्या सरकार की तरफ से किसी ने बात की, परिवार से कोशिश की उनसे बात करने की? जी, परिवार के लोगों से लगातार बातचीत हो रही है। जो यहाँ पे परिवार हैं, क्योंकि उनको यहाँ से सीधे वहाँ ले जाया जा रहा है जहाँ पे शवों को ले गया है। उनकी शिनाख्ती के लिए परिवार के लोगों को अभी जो जिला अस्पताल है गंज बासोदा में, वहाँ ले जाया गया है। यहाँ पर फिलहाल परिवार के लोग नहीं है, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि कितने लोग गायब हैं और कितने लोग इस मलबे के भीतर है। तो अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो जिसकी शिनाख्त होती जा रही है उन परिवारों को यहाँ से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है अंतिम दर्शनों के लिए और जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा करने के लिए। तो 3 शव अब तक निकल गए हैं, उनकी शिनाख्त हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर तेज कर दिया गया है। ये आप देखिए, एक घेरा बना दिया गया है पुलिस की तरफ से और यहाँ पे अब और किसी को आने की इजाजत नहीं, क्योंकि देखिए मीनाक्षी, ये जहां हम खड़े हैं इसके ठीक अगर चंद कदमों की दूरी पे देखें तो ये वो कुआं है जो धंसा था और इसीलिए ये मिट्टी की प्रवृत्ति जैसी बताई गई है वो कुएं की वजह से ये बार बार धंस रहा है। अब इसी के धंसने की वजह से दिक्कत आ रही है। रवीश, आप आगे भी नजर बनाए रखें पूरे घटनाक्रम पर, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। आजादी के 75 साल बाद भी केंद्र सरकार अंग्रेजों के बनाए राजद्रोह कानून को क्यों बनाए रखना चाहती है, ये सवाल देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा है और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 27 जुलाई तक का वक्त दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। ये 100 साल पुरानी बात है जब गांधी जी पर धारा 124A लगी थी। तब भी राजद्रोह का कानून 50 साल पुराना हो चुका था, जो अब आजादी के 75 साल बाद भी एक्टिव है। वो वर्ष 1922 था जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी पर यंग इंडिया में उनके लिखे 3 लेखों से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने का आरोप लगाया था और राजद्रोह कानून के तहत गांधी जी को 6 साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी। ये कानून अंग्रेज सरकार ने भारत में वर्ष 1870 में लागू किया। इस कानून को लिखने वाले जेम्स स्टीफ ने कहा था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। कानून में कहा गया कि ये फैसला भी पुलिस करेगी कि किस हरकत को देशद्रोह माना जा सकता है और किसे नहीं। बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना सर्च वारंट किसी भी जगह पर छापा मारा जा सकता था। अगर किसी अधिकारी को लगे कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो उसे सजा सुनाई जा सकती थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों ने जब धारा 124A लगाई तो ब्रिटिश जज ने कहा था कि असंतोष भड़काने की कोशिश करना भी राजद्रोह है और आजादी के 75 साल बाद देश के चीफ जस्टिस ने पूछा है कि सरकार को इस कानून की क्या जरूरत है। Supreme Court's observations regarding repeal of sedition law is good news for the nation but bad news for the Bharatiya Janata Party. Sedition law is BJP's most favorite and used weapon to kill criticism and suffocate freedom of speech and expression. The truth of the matter is BJP's colonial mindset is responsible for the misuse of colonial sedition law. There is a 28% rise in sedition law cases registered every year since 2014. Most of the sedition law cases registered are in the Bharatiya Janata Party government ruled states. This is not a coincidence but a well thought out strategy to completely kill freedom of speech and expression. जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये कानून आजादी के आंदोलनों को दबाने का हथियार था, जिसके खिलाफ आज भी आवाजें उठ रही हैं, वैसी ही जैसी आजादी मिलने से पहले उठती थी। साल 1922 में गांधी जी ने जज के सामने कहा था कि मुझे पता था कि मैं आग से खेल रहा हूं, मैंने जोखिम लिया और अगर मुझे छोड़ दिया जाता है तो मैं फिर से वही करूंगा। महात्मा गांधी ने धारा 124A को आईपीसी के राजनीतिक प्रावधानों का राजकुमार बताया था, जिसका मकसद नागरिकों की आजादी को दबाना था। गांधी जी ने जज के सामने ऐलान किया था कि इस धारा के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाना उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि इसके तहत भारत के सबसे चहेते देशभक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। ये राजद्रोह कानून पर गांधी जी के विचार थे,
लेकिन आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी इस कानून को हटाने के बारे में नहीं सोचा। वर्ष 2010 से 2014 के दौरान मनमोहन सरकार में राजद्रोह के कुल 279 केस दर्ज हुए। 2014 से 2020 तक मोदी सरकार में ये आंकड़ा 519 था। 2010 से 2014 के दौरान 3762 लोगों पर धारा 124A लगी है। 2014 से 2020 में 7136 लोग इस धारा में गिरफ्तार हुए। इस तरह 2010 से 2014 के दौरान हर साल औसतन 62 केस दर्ज हुए और 2014 से 2020 के दौरान हर साल 80। आंकड़े बताते हैं कि राजद्रोह कानून आजादी से पहले करीब 75 साल तक ब्रिटिश हुकूमत का पसंदीदा कानून बना रहा और आजादी के बाद के 75 सालों में भारत की सरकारों का। लेकिन क्या आगे भी सरकारें आती जाती रहेंगी और अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून बना रहेगा? ये सब पॉलिटिकल है, इसमें कोई ये नहीं कि एक पार्टी या दो पार्टी। जब कांग्रेस थी तो वो इस्तेमाल करते थे, आज कोई और सरकार है बीजेपी, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, ये अभी इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी हुआ है, उसका मिसयूज अभी भी हो रहा है। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशंस या कुछ ऐसे गाइडलाइंस ले डाउन कर देने चाहिए जिससे ये इसका जो मिसयूज है वो कर्टेल हो जाए, अगर इसको स्ट्राइक डाउन ना ही कर दें। क्योंकि देखिए इसकी जो जरूरत है वो अब और कम हो गई है, क्योंकि अब जो सरकार ने यूएपीए जो इनैक्ट कर दिया है, ये सारी चीजें अब यूएपीए में कवर्ड हैं जो टेररिस्ट ऑफेंसेस के लिए हैं। तो इसका स्टैट्यूट बुक पे मतलब पीनल कोड पे रहना अब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। न जाने राजद्रोह कानून की धारा में ऐसी कौन सी गजब की शक्ति है जो कोई भी सरकार इससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच तक नहीं पाती। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनसीआरबी के आंकड़े खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। वर्ष 2014 से 2019 के दौरान धारा 124A के तहत राजद्रोह के 326 केस दर्ज किए गए, 559 लोग गिरफ्तार किए गए, 337 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन अदालत ने सिर्फ 10 आरोपियों को ही दोषी माना, बाकियों का अपराध साबित नहीं हुआ और वो छूट गए। यानी इस कानून में गिरफ्तारी की दर भले ही ज्यादा हो, दोष साबित होने की दर ना के बराबर ही है, जो इस कानून की उपयोगिता पर सबसे बड़ा सवाल भी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांग लिया है। दिल्ली से नलिन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।